हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया होना चाहिए, स्वस्थ खुश रहना चाहिए। आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं संसद के कार्य, संसद के काम क्या हैं, संसद किस तरीके से अपना दायित्व का निर्वहन करती है, कैसे अपना दायित्व निभाती है, किस तरीके से शासन प्रशासन पे वो नज़र रखती है। तो अब देखते हैं किस तरीके से रखती है। वर्तमान समय में संसद का कार्य केवल विधान अर्थात कानून बनाने तक ही नहीं रह गया है। पहले अगर हम देखेंगे तो पहले सिर्फ संसद का कार्य होता था विधि निर्माण, विधान अर्थात कानूनों का निर्माण करना ही, परंतु अब इसके क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव आ गया है, बहुत इसका क्षेत्र बढ़ गया है पहले से। तो अब इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया है। संसद के कुछ मौलिक कार्य तथा भूमिकाएं, इसके क्या मौलिक कार्य हैं, कुछ मौलिक कार्य बताए गए हैं यहाँ पर। वैसे अगर आप सबकी तुलना करके देखेंगे तो ब्रॉड स्तर पर इसके कार्य हैं, परंतु इसमें कुछ मौलिक और कार्य और भूमिकाएं हम बता रहे हैं। पहला, प्रशासन की निगरानी, जो भी हमारा शासन प्रशासन है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी निगरानी करने का कार्य भी हमारी संसद करती है। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, कि ये जो हमारी मंत्री परिषद है, कार्यपालिका है, या पूरे देश में कुछ भी अगर वो जानना चाहती है कि किस तरीके से शासन प्रशासन चल रहा है, कार्यपालिका कैसे कार्य कर रही है, वो सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसकी जानकारी ले सकती है वो, यानी कि पूछताछ कर सकती है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकती है। तो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण, राजनीतिक तौर पर भी नियंत्रण रखती है वो कार्यपालिका पर और वित्तीय नियंत्रण भी रखती है। कार्यपालिका की जिम्मेदारी तथा दायित्व कह सकते हैं आप। इस राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण के तहत आप किसको देख सकते हैं, रख सकते हैं? कार्यपालिका की जिम्मेदारी तथा उसके दायित्व। हम ये यहाँ पर शॉर्ट देख रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पर देख रहे हैं, परंतु हम इसको क्लियर भी करेंगे कि किस तरीके से ये अपने ऐसे दायित्व, प्रशासन के कैसे दायित्व निभाती है, वित्तीय नियंत्रण कैसे रखती है, इसको हम फिर क्लियर करके डिटेल में देखेंगे, परंतु अभी आप शॉर्ट छोटे स्तर पर देखिए। प्रशासन की निगरानी पहला, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण, प्रतिनिधित्व करना। संसद में जो सांसद होते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं ना, हमने उनको चुन के भेजा होता है, वोट देते हैं हम उनको, तब वो वोट के द्वारा चुनते हैं, वोट देंगे, जो जीतेगा वो सांसद बनेगा, संसद में जाएगा, बैठेगा, तो वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारा आप सबका ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रतिनिधित्व करना, शिक्षित करना तथा मंत्रणा देना, कि किसी भी मामले को लेकर उसको सही गलत बताना, उसका विचार विमर्श करना, अपनी मंत्रणा देना या मंत्रणा करना, पूछताछ करना, ये बात बताना कि ये चीज़ सही है या गलत है, या ये सही तरीके से ऐसे होगा या ये गलत है, जो भी है। शिक्षा कैसे, आप सब, मैं, आप सब, हम सब ने शिक्षा ग्रहण की है ना, तो शिक्षा ग्रहण करने में यही तो होता है, हमें ये बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से किस कार्य को करें। तो यही कहा गया है कि शिक्षित करना व मंत्रणा देना, शिकायतें व्यक्त करना, और क्या कार्य है? शिकायतें व्यक्त करना। वो अपनी बात रख सकती है, शिकायतें व्यक्त करती है वो कि ये तरीका गलत है, ये चीज़ गलत है, इसको करने का तरीका गलत है, तो वो शिकायतें व्यक्त करने का कार्य भी करती है। संघर्षों का समाधान करना, आप देखते हैं कि एक राज्य कभी कभी एक राज्य एक से दूसरे राज्य में, दो राज्यों में आपस में, या फिर केंद्र और राज्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो संघर्ष केंद्र राज्य का हो या दो राज्यों का आपस में हो, किसी भी संघर्ष की स्थिति में, तो संघर्ष का समाधान करना तथा राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना। संघर्ष का समाधान करके वो राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। संघर्ष के कारण किसी भी तरीके से राष्ट्र की एकता में कोई भी कमी या बदलाव ना हो। तो कौन करती है इसका कार्य भी? हमारी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का भी कार्य कौन करती है? हमारी संसद करती है। विधि निर्माण करती है,
ये तो है ही, इसका मेन कार्य तो पहले से यही था, विधि निर्माण करना। तो विधि निर्माण, विकास, सामाजिक परियोजना, वैधीकरण, इन सब को भी कौन देखते हैं कि यानी कि विधि निर्माण और विकास हो रहा है और सामाजिक परियोजना, इन सब का ये जो कार्य किए जा रहे हैं, करती भी है और जो कार्य हो रहे हैं, और कोई संस्थाएं करती हैं, विधि निर्माण करती हैं, कुछ कानून बनाती हैं अपने स्तर पर या परियोजनाएं लॉन्च करती हैं, तो उनके वैधीकरण का कार्य, यानी कि वो सही है या नहीं है, कानून के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, तो ये सब जांच भी कौन करती है, ये भी, इसका ध्यान भी हमारी संसद ही रखती है। संविधान में संशोधन करना, हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? हमारी संसद के पास ही है ना। हमारी संसद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी हमारी संसद के पास ही है। अभी तक कितने सारे 104, आई थिंक 104 संशोधन हो गए हैं। मैं क्लियर करना, हो सकता है 103 हो, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि 104 हैं, 104 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक। तो ये जो अमेंडमेंट किए जाते हैं समय समय पर, हमारे वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर संशोधन क्यों किए जाते हैं? कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ती है, किसी सुधार की आवश्यकता पड़ती है या किसी कानून को उसमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है समय के हिसाब से, कि ये कानून नहीं है, इस कानून को लाया जाए। अब कोई कानून लाया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, तो समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ को समय के हिसाब से ढालने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम अमेंड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि हम संविधान में संशोधन करते हैं। हम यानी कि हमारी संसद, और सांसद में जो संसद होते हैं वो हम लोग ही चुन के भेजते हैं ना। तो संविधान में संशोधन करना, नेतृत्व, भर्ती एवं प्रशिक्षण, ये सारे कार्य कौन करती है? हमारी संसद करती है। सरकार पर या कार्यपालिका, सरकार आप सरकार भी कह सकते हैं या कार्यपालिका की, सरकार कार्यपालिका ही होती है और कार्यपालिका ही सरकार होती है, ठीक है। और सरकार बनती कैसे है? जो सांसद हम चुन के भेजते हैं उन्हीं में से तो कोई लोग कुछ जो भी पसंद हो या जो भी कैपेबिलिटी रखते हों, जिसकी भी बॉन्डिंग अच्छी हो, तो उसको मंत्री बना दिया जाता है, मंत्री पद दे दिया जाता है ना। तो बेसिकली होते वो भी सांसद ही हैं, परंतु उनको मंत्री पद दे दिया जाता है बाद में। अब वो पार्टी पर निर्भर करता है भाई किसकी कैसी किससे बॉन्डिंग है, तो इस हिसाब से रियलिटी तो आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से मंत्री पद मिलते हैं, या फिर एक्सपीरियंस किसको किसी क्षेत्र का कितना, इस हिसाब से भी दे सकते हैं मंत्री पद उसको, कि अब वित्तीय क्षेत्र में किसी का बैकग्राउंड रहा है, उसने इकोनॉमिक्स से या अकाउंट से अच्छा किया है, तो हो सकता है उसको मंत्री पद दे दिया जाए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेट संसद ही होते हैं, सब संसद में ही जाते हैं, और संसद के सदस्य भी होते हैं, मंत्रीगण होते हैं ना, और आवश्यक तौर पर होते हैं। सरकार पर या कार्यपालिका पर, तो सरकार या कार्यपालिका एक ही है, आप सरकार भी कह सकते हो उसको या कार्यपालिका। तो सरकार पर या कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण निम्न बातों पर आधारित हैं। अब हम डिटेल्ड देखते हैं। मंत्रिपरिषद का संसद के निर्वाचित सदन के प्रति सामूहिक दायित्व संबंधी संवैधानिक उपबंध, आप लोग जानते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है, लोकसभा जब पढ़ाया था, इससे पहले के लेक्चर्स पढ़ाए हैं, कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका या सरकार, जो भी आप कहना चाहें, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति? संसद के प्रति। तो यही बात कही गई है कि मंत्री सरकार, संसद सरकार पर या कार्यपालिका पर किस तरीके से नियंत्रण रखती है, ये बात बता रहे हैं। तो पहला नियंत्रण यही हो गया कि मंत्रिपरिषद का संसद के निर्वाचित सदन के प्रति सामूहिक दायित्व संबंधी संवैधानिक उपबंध, और उत्तरदायी भी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, है ना। बजट पर संसद का नियंत्रण, क्या? बजट पर संसद का नियंत्रण, दोनों नियंत्रण राजनीतिक स्वरूप से हैं। हमने यहाँ राजनीतिक बात की थी ना, राजनीतिक नियंत्रण, तो ये राजनीतिक स्वरूप से, या वित्त में भी कह सकते हैं, राजनीतिक, दोनों में कह सकते हैं। तो राजनीतिक वित्त तरीके से
ये इस तरीके से राजनीतिक तौर पर और वित्तीय तौर पर संसद नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर, सरकार पर, मंत्रिपरिषद पर, जो भी आप चाहें, तीनों एक ही के नाम हैं। संसद की बैठक चल रही हो तो सरकार का सत्ता में बने रहना लोकसभा के विश्वास को बनाए रखने पर निर्भर करता है। अगर संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो सरकार का सत्ता में बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसको सदन में, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं, लोकसभा में विश्वास प्राप्त है या नहीं। अब पूरी बात देखिए, संसद की बैठक चल रही हो तो सरकार का सत्ता में बने रहना लोकसभा के विश्वास को बनाए रखने पर निर्भर करता है। सदन किसी भी समय बहुमत द्वारा, किसके द्वारा? बहुमत के द्वारा सरकार को अपदस्थ करने का फैसला कर सकता है। अगर सरकार का लोकसभा में, सदन में बहुमत नहीं रहता तो सरकार गिर जाती है, सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। तो यही बात कही गई है कि जब सदन चल रहा हो तो लोकसभा में अपना बहुमत बनाए रखना आवश्यकता होता है सरकार को। अगर बहुमत नहीं है, उसने लोकसभा का या सदन का विश्वास खो दिया सरकार ने, तो सरकार गिर जाएगी, अपदस्थ हो जाएगी, यानी कि सामूहिक तौर पर फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा। किसको? हमारी मंत्रिपरिषद को, हमारी सरकार को या कार्यपालिका, जो भी आप कहना चाहें। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप समझ सकें ये तीनों एक ही हैं। और बनती कहाँ से? संसद से। इनका मूल स्रोत क्या है? संसद। यदि सत्ताधारी दल या गठबंधन सदन के बहुमत का समर्थन खो देता है तो सरकार अपदस्थ हो जाती है। या तो वो सत्ताधारी दल हो सकता है या एक सरकार हो सकती है मेजोरिटी से। अभी आप वर्तमान समय में देखते हैं ना, बीजेपी मेजोरिटी से आई हुई है, वो किसी दल के साथ गठबंधन करके नहीं। हाँ, कुछ दल है गठबंधन में, परंतु ये नहीं है कि अगर कुछ दल उसमें शामिल नहीं भी होते तब भी बीजेपी की सरकार होती, क्योंकि मेजोरिटी से आई हुई है, मेजोरिटी की सीटें प्राप्त है। तो अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी की हो, यानी कि एक दल का ही शासन हो, या फिर कई सारे दलों ने मिलके पार्टी बना रखी हो, सत्ता में हो, कोई भी हो, अगर दोनों ही तरीके से, दोनों ही दल या एक दल हो या विभिन्न तरीकों से मिलकर बना हो, बहुत सारे दलों ने आपस में मिलकर सरकार बनाई हो, तो दोनों को ही लोकसभा में यानी कि सदन में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। अगर विश्वास खोते हैं तो वो सरकार अपदस्थ हो जाएगी, गिर जाएगी, अपने पूरे मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे घर में विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है ना, अगर आपको कोई कार्य करना है तो जो घर के बड़े सदस्य होते हैं उनको विश्वास में लेना बहुत आवश्यक है, उनको यकीन दिलाना आवश्यक है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए, हम सब के लिए और मेरे भविष्य के लिए अच्छा है। तो आप या कंपनी में भी आप कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो पहले आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये कार्य ठीक है, विश्वास में लेना पड़ता है सामने वाले को। तो यही कार्य है कि सरकार को भी अपनी सरकार चलाने के लिए लोकसभा को विश्वास में लेना पड़ता है, उसका बहुमत प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है सरकार को। जब सदन स्पष्ट व अंतिम रूप से कह देता है कि सरकार को सदन का बहुमत यानी कि विश्वास प्राप्त नहीं है तो सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ती है। तब कोई प्रमाण देना या औचित्य बताना अथवा आधार बताना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, संसद को यह आवश्यक नहीं है ये कि वो औचित्य बताए, कोई आधार बताए कि हम ये आधार है कि ये चीज़ है। कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं चल सकता। आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अगर वो बहुमत खो देती है, विश्वास खो देती है, बहुमत कहें, विश्वास कहें, तो उसको यानी कि सरकार को अपने पूरे मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद सहित सत्ता छोड़नी पड़ती है। फिर वो कोई भी क्लैरिफिकेशन उसका नहीं चलता, कोई भी आधार नहीं चलता, कोई औचित्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता अगर संसद में उसका बहुमत
कम हो जाता है। बहुमत बनाए रखना बहुत जरूरी है किसी भी सरकार को सरकार चलाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए। तो यही बात कही गई है कि जब सदन स्पष्ट व अंतिम रूप से कह देता है कि सरकार को सदन का बहुमत यानी कि विश्वास प्राप्त नहीं है, तो सरकार को सत्ता छोड़नी ही पड़ती है। देखिए, छोड़नी ही पड़ती है। तब कोई प्रमाण देना या औचित्य बताना अथवा आधार बताना आवश्यक नहीं होता। कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं चलता कि हम अपनी सफाई पेश करेंगे तो हमारी सरकार नहीं गिरेगी। सरकार तो गिरनी ही गिरनी है अगर सदन में बहुमत यानी कि विश्वास प्राप्त नहीं है। तो संसद के अविश्वास को लोकसभा इस प्रकार व्यक्त करती है। संसद में अविश्वास को क्या कहा गया है कि संसद के अविश्वास को लोकसभा, संसद ही तो है और लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं, तो यही कहा गया है कि संसद के अविश्वास को लोकसभा इस प्रकार व्यक्त करती है। किस प्रकार, अभी देखेंगे। कोई स्थगन प्रस्ताव पास करके, अब ये जो शब्द आएंगे इसमें टर्म आएंगे, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है या जो भी इसमें टर्म आएंगे आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ही ये सीरीज आप कंप्लीट करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, यानी कि मेरे सारे लेक्चर जो पार्लियामेंट में आ जाएंगे तब कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा सब पता है। हाँ, अब पता है पार्लियामेंट से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, हो गए हैं 95%। वही वाली बात है ना, 5% का नहीं कहा जा सकता। तो ये स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, बजट कैसे पास, सब कुछ बात करेंगे हम। पार्लियामेंट से संबंधित सारी शब्दावलियाँ और जो भी बातें आई हैं सब आगे क्लियर होती जाएंगी आपको जब आप आगे के लेक्चर्स देखते जाएंगे। अभी हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि संसद के विश्वास को लोकसभा किस प्रकार व्यक्त करती है, किस प्रकार बताती है लोकसभा कि सरकार का संसद में बहुमत प्राप्त नहीं है, अब सरकार गिर जाएगी, अब दस्त कर दिया जाएगा अब सरकार को। क्या तरीके हैं उसके, कोई स्थगन प्रस्ताव पास करके तथा आपूर्ति अर्थात सप्लाईज की स्वीकृति देने से इनकार करके, जो भी आपूर्ति या सप्लाईज है जो मांग की है उसको इनकार कर सकती है देने से, या किसी वित्तीय उपाय पर सरकार को पराजित करके, जो भी वित्तीय सॉल्यूशन दिया है सरकार ने, उपाय बताया है, उस पर भी पराजित कर दिया जाता है संसद के द्वारा, बिल्कुल ना कह दिया जाता है। नीति संबंधी किसी बड़े मामले पर सरकार को पराजित करते, अगर कोई नीति संबंधी कोई विचार विमर्श या मामला लाया गया है सरकार के द्वारा तो वो उस पर भी सरकार को परास्त कर देती है, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। कि नीति संबंधी किसी बड़े मामले पर सरकार को पराजित करके मंत्रिपरिषद में अविश्वास का मूल प्रस्ताव पास करके, अविश्वास प्रस्ताव भी पास किया जाता है सदन में। ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से लोकसभा ये व्यक्त करती है कि सरकार का अब लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। इन तरीकों के द्वारा वो ये बताती है सरकार को कि अब आपकी सरकार गिरने वाली है या आप अपना बहुमत या विश्वास खो बैठे हैं। कार्यपालिका सरकार, देखिए मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, कार्यपालिका को बजट तैयार करने का अधिकार है। तो कौन, सरकार या कार्यपालिका जो भी, तो बजट कौन तैयार करता है, हमारी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को बजट तैयार करने का अधिकार है। अनुमानित व्यय तथा प्राप्तियों का वार्षिक विवरण संसद के सामने रखा जाता है। जो बजट, कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वो बजट तैयार कर सकती है, बिल्कुल है ये अधिकार, परंतु संसद के सामने जो भी अनुमानित व्यय हैं यानी कि जो भी व्यय होने वाला है, व्यय और प्राप्तियाँ यानी कि जो भी हम व्यय करेंगे या फिर प्राप्त करेंगे, दोनों का ही विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है और आवश्यक है। ठीक है, कि कहाँ से कोई चीज़ आनी है, कहाँ से हमें धन की प्राप्ति होनी है या किस चीज़ पर धन व्यय किया जाना है, तो हमारी प्राप्तियाँ और व्यय दोनों का ही विवरण संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कार्यपालिका को यह सुझाव देने की पूरी स्वतंत्रता है। कार्यपालिका अर्थात सरकार, तो कार्यपालिका को यह सुझाव देने की पूरी स्वतंत्रता है कि उसके व्यय का स्तर क्या हो।
कार्यपालिका ये सुझाव दे सकती है कि वो किस स्तर पर व्यय करेगी, कितना स्तर होना चाहिए, कितना व्यय करेगी, ये बता सकती है कि उसके खर्चे कितने होंगे। व्यय से संबंधित है कि सरकार के खर्चे होंगे कितने होंगे, ये बात कार्यपालिका बता सकती है संसद को। तो कार्यपालिका को यह सुझाव देने की पूरी स्वतंत्रता है कि उसका व्यय अर्थात खर्चे का स्तर क्या हो और विभिन्न राशियां किस किस प्रयोजन के लिए ली जा रही है। जो भी मांग की गई है, जो भी राशियां बजट में मांगी गई हैं, रखी गई हैं, वो किस किस चीज के लिए, किस प्रयोजन के लिए, किस कार्य के लिए मांग की गई उन राशियों के लिए, तो ये भी बात बताई जाती है। विभिन्न राशियां किस किस प्रयोजनार्थ अपेक्षित हैं कि ये जो मांग की गई है बजट में कार्यपालिका अर्थात सरकार के द्वारा, वो किस लिए, किस कार्य के लिए मांगा गया है, ये भी बात बताना अपेक्षित होता है और बताई भी जाती है। साथ ही सुझाव भी दे सकती है कि उसके व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व किस तरीके से जुटाया जाए। अब हमने क्या देखा कि वो सुझाव भी दे सकती है। सुझाव किस चीज का देती है कि राशियां किस किस के लिए, यानी कि किस पर्पज से, किस कार्य के लिए जो भी बजट में उसने मांग की है, जितनी भी राशि यानी कि धन मांगा है, वो किस कार्य के लिए मांगा है। और साथ ही साथ सरकार ये बता भी सकती है कि हमें इतना स्तर पर हमारा जो व्यय है, हमारा खर्चा इतना होगा, तो इस स्तर पर आप वह देख लीजिए। तो ये भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बता सकती है। साथ ही साथ वो ये सुझाव भी दे सकती है कि ये जो खर्चे हमने बताए हैं, हमने जो वह बताए हैं, वो कहाँ से आए, कहाँ से जुटाया जाए। तो हमने क्या देखा कि कार्यपालिका को ये सुझाव देने की पूरी स्वतंत्रता है कि उसके व्यय का स्तर क्या हो, यानी कि उसके खर्चों का स्तर कितना हो और विभिन्न राशियां किस किस प्रयोजनार्थ अपेक्षित है। जो भी उसने अपने खर्चे बताए हैं, जो भी राशियां रखी हैं, वो किस किस प्रयोजन के लिए है, कहाँ कहाँ उनको खर्च किया जाएगा, उनसे क्या क्या काम किया जाएगा उन खर्चों से। साथ ही यह सुझाव भी दे सकती है कि उसके व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व किस प्रकार जुटाया जाए। अब जब वो ये बता रही है हमारी कार्यपालिका या सरकार कि मुझे इतना खर्च करना है, मेरा व्यय इतना होगा, तो अब वो ये सुझाव भी फिर साथ के साथ ही दे देती है कि इसको जुटाया कहाँ से जाए। भाई धन चाहिए परंतु लाया कहाँ से जाए, तो ये सुझाव भी कार्यपालिका दे देती है साथ में ही कि मुझे धन भी चाहिए और धन किस तरीके से आएगा वो ये भी बताती है, सुझाव देती है इस बारे में। तो राजस्व किस प्रकार जुटाया जाए ये भी हमारी कार्यपालिका बताती है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में सरकार पहल कर सकती है। आपने ये जो देखा, इस तरीके से आप कह सकते हैं या कि सरकार पहल करती है वित्तीय मामलों में, परंतु कार्यपालिका अपने मनमाने ढंग से शक्ति ग्रहण ना कर ले। यहाँ पे तो अगर आप पूरा देखेंगे तो ऐसे ही लग रहा है ना कि कार्यपालिका सरकार की वित्तीय मामलों पर पूरी शक्ति है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए संसद किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन रखती है, परंतु कार्यपालिका अपने मनमाने ढंग से शक्ति ग्रहण ना कर ले, इसलिए सार्वजनिक वित्त पर संसद का नियंत्रण रहता है। जो सार्वजनिक वित्त होता है उस पर संसद का नियंत्रण रहता है, अर्थात कर लगाने या करों में परिवर्तन करने, कर लगाने यानी कि टैक्स लगाने और उनमें परिवर्तन, बदलाव करने तथा आपूर्ति तथा अनुदानों को स्वीकृति देने की शक्ति संसद के पास है। तो किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन रखती है कि जो सार्वजनिक नियंत्रण है, कर कितना लगाना है, कितनी कर में कमी करनी है, कितना बढ़ाना है, ये सब निर्णय किसके हाथ में होता है? संसद के हाथ में होता है। या जो अनुदान है उसकी स्वीकृति भी संसद से ही लेनी पड़ती है। जो भी अनुदान में अनुदान मांगी गई है ना, जो भी अनुदान राशि हुई है उसकी भी, वो अनुदान भी, वो चीज़ें भी तभी पूरी होंगी आपकी, वो अनुदान तभी पूरा हो पाएगा जो भी आपने मांगा है, जब संसद उस पर अपनी अनुमति दे देगी। विधि द्वारा विशिष्ट संसदीय अधिकार के बिना कानूनी तौर पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अगर कार्यपालिका चाहे या सरकार चाहे कि हम
विधि के द्वारा ना लगाकर कानूनी तौर पर कर लगा रहे दे तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। फाइनल तौर पर आप कह सकते हैं कर लगाने की, उसमें कमी या बढ़ोतरी करने की सारी शक्ति संसद के हाथ में है। तो यही कहा गया कि विधि द्वारा विशिष्ट संसदीय अधिकार के बिना कानूनी तौर पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता, ना ही राजकोष से कोई खर्च ही किया जा सकता है। तो देखा है ना रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट पर। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वो कैसे भी खर्च करेगी, कहीं भी खर्च करेगी और कितना भी खर्च करेगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। चलिए इस अभी और भी कार्य देखते हैं। अभी तो हमने ये वित्त मामले पर देखा है, और भी कार्य देखने हैं कि प्रशासन पर कैसे नियंत्रण रखती है, किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है। सारे देखेंगे हम धीरे धीरे। पूरा जब आप पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, सारे लेक्चर पार्लियामेंट के देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपके क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे 95%। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।